गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? एक्चुअली मैंने क्लास पहले भी स्टार्ट की थी, बट किसी को शो नहीं हो रही थी क्लास, और बच्चे मुझे एक ही बच्चा शो हो रहा था क्लास में। कोई दिक्कत होगी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने दोबारा से क्लास स्टार्ट की है फिर से। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्ते, ऑल क्लियर? ओके, ठीक है। अभी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने दोबारा से क्लास स्टार्ट की है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसा हुआ एग्जाम अंकिता? आज लास्ट था ना आपका बीएड? आप ठीक है? ओके। अभी फोन भी मेरा कहीं, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। कमेंट देख नहीं पाऊंगी आज आपके। अगर मैं फोन ढूंढती तो और ज्यादा टाइम लग जाता। अभी तो सामने ही था, बाद में पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा। नो प्रॉब्लम, ओके। तो अभी आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगी। अब पढ़ना स्टार्ट करें, लेट हो गए हैं ऑलरेडी। बहुत अच्छा गया, ओके गुड। तो ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए हैं, फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगी। किसी को कुछ पूछना है तो आप क्लास के बाद पूछिएगा। और अगर आपको अभी कुछ बोलना है तो अभी मैं देख रही हूँ आपके कमेंट्स, अभी आप बोल सकते हैं। किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल है, कोई बात करनी है, तो अभी आप कर सकते हैं। बाद में फिर मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगी, उसके बाद लास्ट में आपके कमेंट देखूंगी। ठीक है? चलें स्टार्ट करें फिर। इकाई 7 पढ़ रहे हैं हम, हिंदी कहानी। ठीक है? कल जो हमने कहानी आधे में छोड़ी थी उसको आप पूरी कर लेना, क्योंकि अभी वो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी आपको। कानों में कंगना हमने पढ़ ली थी। पीडीएफ मैंने आपको दे दी है। राजा निर्बंसी हम पढ़ रहे थे, जिसको हमने आधे में छोड़ दिया था। ठीक है? और आज हम कौन सी कहानी पढ़ने वाले हैं? पिता कहानी इसमें है। राजा निर्बंसिया कहानी के कुछ मुख्य बिंदु आपको बता देती हूँ। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मतलब दे दी है मैंने पीडीएफ। आप कहानी खुद से पूरी पढ़ लेना। मुख्य बिंदु देखते हैं इसके। राजा निर्बंसिया कस्बाई जीवन पर आधारित है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, यह कहानी दो समानांतर कथा प्रसंगों को साथ लेकर चलती है। ये भी आपको याद रखना है कि दो समानांतर कथा प्रसंगों को साथ लेकर चली है ये कहानी। प्रथम कहानी एक लोक कहानी है राजा और रानी की, तथा दूसरे आधुनिक युग के नायक जगपति और चंदा की व्यथा का वर्णन है। ठीक है? तो ये पूरे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। राजा निर्बंसिया कहानी में आर्थिक विवशताओं, निरूपताओं द्वारा दाम्पत्य संबंध के टूटने तथा संतानहीनता दंपति की सामाजिक व मानसिक पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया गया है। अर्थ मानव के रिश्ते को जोड़ता भी है। अर्थ मतलब कि पैसा, धन, दौलत। अर्थ जो है वो मानव के रिश्ते को जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। अर्थ अर्थ होता तो ना बच्चन सिंह है ये, ना बच्चन सिंह का अवरोध आता, ना समाज चंदा पर अंगुली उठाने की हिम्मत करता है ना। कमलेश्वर उस पुराण कथा के माध्यम से यह बताते हैं, कल हमने पढ़ा था ना ये जगपति चंदा बच्चन सिंह के बारे में। जब जगपति बीमार बीमार है और दवाइयों की उसे जरूरत है, तो चंदा क्या करती है? अपना कंगन बेच देती है ना। तो ये कहानी आप पूरी पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, तो कहानी को पढ़ लेना। कमलेश्वर उस पुराण कथा के माध्यम से यह बताते हैं कि जिसके पास पैसा है, समाज में मान सम्मान, इज्जत, आबरू उसी के पास होती है। वर्तमान जीवन की विसंगति बोध की कलात्मकता के साथ चित्रित किया गया है। यह कहानी वर्णनात्मकता से हटकर संवाद शैली में लिखी गई है। कौन सी शैली में? संवाद शैली में लिखी गई है ये कहानी। यह कहानी कमलेश्वर के पहले कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया में संकलित है। राजा निर्बंसिया में संकलित है ये। राजा निर्बंसिया ही कहानी का नाम है और उसी नाम के कहानी संग्रह में ये संकलित है। यह कहानी इस कहानी में स्त्री की विवशता, इस कहानी में स्त्री की विवशता, गरीबी और यौन शोषण का चित्रण किया गया है।
पिता कहानी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिता कहानी आगे रखी है, वो भी आपको खुद ही पढ़नी है, ठीक है। पिता कहानी, ज्ञान रंजन इसके लेखक हैं और प्रकाशन वर्ष 1965। पिता कहानी संग्रह में ही प्रकाशित है, ये इसी नाम के कहानी संग्रह में प्रकाशित है। पात्र है इसके पिता, जो पुरानी विचारधारा को मानने वाले। पिता कहानी से क्वेश्चन आया था इस बार। पुत्र आधुनिक विचारों का होता है, पत्नी देवा है। जो पुत्र है उसकी पत्नी कौन है? देवा। तो आधुनिक विचारों वाला पुत्र है, ठीक है। पिता कहानी से क्वेश्चन आया था, पिता कहानी आपको खुद से पढ़नी है। अन्य जो पात्र हैं इसके, वो है कप्तान भाई, दादा भाई, बहन है, वायुसेना में नौकरी करते थे ये, ठीक है। तो कप्तान भाई है, दादा भाई है और बहन है, ये वायुसेना में नौकरी करते थे। रचनाएं हैं इनकी, इनकी मतलब ज्ञान रंजन की। फैंस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, क्षणजीवी 1977, सपना नहीं 1977। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, ज्ञान रंजन मुख्य रूप से मध्यवर्गीय जीवन की कुरूपताओं, विसंगतियों और खोखलेपन का निरुसंग भाव से बेनकाब करने वाले यथार्थ धर्मी कहानीकार हैं। डॉक्टर गोपाल राय क्या कह रहे हैं इनके बारे में कि ज्ञान रंजन का पिता कहानी दंपतियों की सोच और जीने के तौर तरीकों के खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है। ज्ञान रंजन ने अपने पिता कहानी के संदर्भ में प्रतिनिधि कहानियों की भूमिका में लिखा है। क्या क्या लिखा है कि मेरी पिता कहानी में उसे पिता विरोधी दर्शन के साथ जोड़ने की क्रांतिकारी आलोचना भी सामने आई। मैं इस तरीके को कभी भी पसंद नहीं कर सका क्योंकि मेरी कहानियों में निजी मामले काफी हद तक झूठ भी थे, हालांकि वे सार्वजनिक सच्चाइयों के साथ स्वाभाविक रूप से जोड़े जा सकते थे। ठीक है, यहां से कहानी स्टार्ट होती है, तो आपको ये खुद से पढ़नी है। पूरी पूरी कहानी यहां पर रखी हुई है मैंने, ठीक है। तो ये आपके खुद के पढ़ने की कहानी है, पढ़ लीजिएगा। ये पूरी कहानी इसमें है। स्लाइड्स आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अमृतसर आ गया, भीष्म स्थानी, इसको हम कल पढ़ लेंगे क्योंकि आज की उसमें रखी नहीं है मैंने। ये भीष्म स्थानी की है, बस इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। अमृतसर आ गया, भीष्म स्थानी 1973 समय है इसका। यह कहानी पटरियां 1973 में संग्रहित है, मतलब पटरियां कहानी संग्रह में संकलित है ये। इसमें 14 कहानियां संग्रहित हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं, किसकी अन्य कहानियां? भीष्म साहनी की। भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 57, भटकती राख 1966, पटरियां 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1988 और डायन 1998। पात्र है इसके सरदार तित्रा पठान दुबला, बाबू गरीब मुसाफिर, उसकी पत्नी और बेटी, कुछ अन्य यात्री भी हैं। मुख्य बिंदु है इसके। नामवर सिंह क्या कह रहे हैं? सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती हैं। डॉक्टर सुरेश सिंह क्या कह रहे हैं? वर्ग वैषम्य, आर्थिक विपन्नता एवं परिणाम स्वरूप उत्पन्न चारित्रिक अंतर, विरोध एवं कटुता उनकी कहानियों के मूल स्वर हैं, जिसमें जीवन के प्रति अटूट निष्ठा एवं संघर्ष पर विजयी होने की आस्था और संकल्प का स्वर उद्घोषित होता है। यह कहानी मैं शैली में लिखी गई है ना। क्या कहता है लेखक? मैं वहां गया, मैंने ऐसा किया, है ना। तो इसको कहते हैं मैं शैली। तो मैं शैली में लिखी गई है ये कहानी। भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी है ये, जिसमें विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक दंगों का भी चित्रण किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात हुई विभाजन की त्रासदी लाखों को भावात्मक, विचारात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करती है। इस कहानी में रेलगाड़ी की यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव तथा विवाद को दिखाया गया है। पठान यात्रियों द्वारा हिंदू यात्रियों के उपहास व दुर्व्यवहार का मुख्य रूप से चित्रण है इसमें, ठीक है। परिंदे कहानी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं उसी के बताती हूँ आपको जो हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। चीफ की दावत, जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, चीफ की दावत, इसको हम अभी पढ़ेंगे। किसी ने कुछ कहा है? ऐप पे क्लास है, यूट्यूब पे एक बार कोई मैसेज डाल दे टेलीग्राम पे कि क्लास जो है वो ऐप पे चल रही है, ठीक है। कल आपकी क्लास यूट्यूब पे होगी, आज ऐप पे है। किसी ने कुछ कहा है क्या? एक बार देख लेती हूँ। मैम पीडीएफ नहीं मिला, कहाँ भेजा? पीडीएफ यही ऐप पे आपको मिल जाएगा ना, कंटेंट में जाएगा, वहां पे मिल जाएगा। गुड इवनिंग शीला। तो कमेंट्स नहीं देख पाऊंगी आज आपके, इसलिए वापस आई हूँ देखने के लिए। फोन नहीं है मेरे पास, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने।
चले, चीफ की दावत, भीष्म साहनी। लेखक है इसके भीष्म साहनी और प्रकाशन वर्ष है 1956। पहला पाठ संग्रह में संकलित है ये, पहला पाठ कहानी संग्रह का नाम है, उसमें ही संकलित है ये। कहानी के पात्र हैं शामनाथ, शामनाथ की पत्नी, शामनाथ की माँ और चीफ। ये 4 पात्र हैं इस कहानी में। विषय, इस कहानी के माध्यम से आधुनिक पीढ़ी के बच्चों का माता पिता के प्रति बदलते व्यवहार तथा उपेक्षापूर्ण दृष्टि का संवेदनात्मक रूप से चित्रण किया गया है। कहानी अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चीफ की दावत यथार्थवादी कहानी है। मध्य वर्ग की बाहरी आडंबर प्रियता, खोखलापन, मानसिक अंतर्द्वंद, वर्गीय स्थिति, पारिवारिक मूल्यों के प्रति आस्था तथा पनप रही अवसरवादी का चित्रण किया गया है। और नई पीढ़ी पर व्यंग्य है इसमें, जिसका मुख्य लक्ष्य भौतिक प्रगति करना ही है। गोपाल राय क्या कह रहे हैं इस कहानी के बारे में कि इस कहानी में मुख्य रूप से उस सांस्कृतिक ह्रास का अंकन किया गया है जो मध्य वर्ग में औपनिवेशिक प्रभाव की देन है, या पदोन्नति के लिए बड़े अधिकारी की बेहद निम्न स्तर की चाटुकारिता, यूरोपीय संस्कृति की भौड़ी नकल की चेष्टा, झूठी शान का दयनीय प्रदर्शन, उच्च पदाधिकारी के सामने भीगी बिल्ली और मताहतों के सामने शेर जैसा व्यवहार करने की मानसिकता, पुरानी पीढ़ी के प्रति अमानवीय व्यवहार आदि मध्यवर्गीय अंतर्विरोध का अंकन इस कहानी में हुआ है। दूसरी कहानी में देखने को नहीं मिलता। नामवर सिंह क्या कह रहे हैं, चीफ की दावत में अपनी निरक्षर और बूढ़ी माँ ही एक समस्या बन गई, जैसे घर का फालतू सामान, बल्कि सामान से भी बड़ी समस्या। सामान को छिपाना तो आसान है, लेकिन इस जीवित सामान का क्या करें। मतलब अगर कोई घर का सामान हो उसको तो छुपा सकता है इंसान, है ना, बट कोई व्यक्ति को सामान समझ लिया जाए तो उसको कौन ही छुपाएगा, कैसे छुपाएगा, है ना। मेघा को मिल गई क्लास कि नहीं? तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो जीवित सामान है उसका क्या करेंगे, है ना। अगर इंसान को ही सामान समझ लिया जाए तो उसको तो छुपाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो प्राण जान प्राण वाला इंसान है ना। और इस शामनाथ अपनी पत्नी इस शामनाथ ने यह शामनाथ अपनी पत्नी को, सॉरी अपनी, कहाँ थे हम, यह यहाँ पे होगा, यह शामनाथ अपनी माँ को कूड़े करकट की भांति छिपाना छिपाना चाहता है। मधु सिंह क्या कह रहे हैं कि शामनाथ माँ को इस घर से उस घर तक छिपाता फिरता है। नवीनता यह है कि माँ इस पर नाराज नहीं है ना, क्योंकि पुराने टाइम में तो ऐसे ही बुजुर्ग होते थे, लेकिन अभी तो चेंज है काफी, क्योंकि वह भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है, पर अपनी परिस्थिति पर संकुचित अवश्य है। कहानी में शिक्षित युवा पीढ़ी पर व्यंग्य किया गया है, जो कि पश्चिमी सभ्यता को की चादर ओढ़कर अपने आप को आधुनिक समझता है और हर पुरानी चीज को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। पुरानी ख्यालातों की माँ को भी पुरानी वस्तु की भांति यहाँ वहां छिपाना चाहता है। इस कहानी के माध्यम से मध्य वर्ग के आर्थिक व सांस्कृतिक अंतर्द्वंद को चित्रित किया गया है। आधुनिकता के नाम पर पश्चिमी सभ्यता की चादर ओढ़े शामनाथ तथा उसकी माँ की प्रति मूल्यहीनता कहानी के मुख्य केंद्र बिंदु हैं। मध्यवर्गीय व्यक्ति के दिखावटीपन तथा खोखलेपन को चित्रित किया गया है। बेटा जो अपनी बूढ़ी माँ के त्याग को माँ का फर्ज समझता है। अब है भीष्म साहनी के अन्य कहानी संग्रहों की बात हो रही है, कहानियों की नहीं। कहानी संग्रह अलग है, कहानियां अलग है, ठीक है। संग्रह है जैसे भाग्य रेखा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी कहानियां संकलित होंगी, ठीक है। तो ये एक संग्रह है जिसमें बहुत सारी कहानियां संकलित होंगी भाग्य रेखा के नाम से, ठीक है। तो भाग्य रेखा जो है 1953, भटकती राख 1956, वांगचू 1978, निशाचर 1983। प्रियंका मैम की क्लास ऐप पे चल रही है या फिर क्या हो रहा है, क्लास नहीं मिल रही है क्या, बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है? मेघा है क्लास में?
टेलीग्राम पे नहीं मिलती शिखा। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें अभी बताती हूँ। मेघा है क्लास में? मेघा क्लास में नहीं है। ऐसा क्यों भाई, मेघा को क्यों क्लास नहीं मिल रही है? मेघा को कहो कि दोबारा से वो बैक करके ज्वाइन करें, ठीक है? चले। डायन, इनका कहानी संग्रह 1998 में पहला पाठ ही हमने पीछे भी पढ़ लिया था ना अभी। अब हम यहाँ से कहानी शुरू करेंगे पढ़ना, तो सभी यहाँ पे ध्यान देंगे। एक बार बस मैसेज डाल दो ग्रुप में कि बैक करके दोबारा से ज्वाइन कर ले। चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी। देखो अभी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। मेरे मोबाइल में प्रियंका मैम की क्लास आ रही है। क्या ही कर सकते हैं, चलो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। प्रियंका मैम की क्लास ऐप पे चल रही है या यूट्यूब पे चल रही है, मुझे ये नहीं पता है। श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। कहानी पढ़ना शुरू कर रही हूँ, सभी यहाँ पे ध्यान दें, कंसंट्रेट, फोकस, ठीक है? फोकस यहाँ पे करें सभी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी व पाउडर को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए, चीजों की फहरिस्त हाथ में थामे, एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। अब सारे वहां ग्रुप में चले गए। कोई क्लास में है कि नहीं? एक मिनट वेट कर लेती हूँ, बच्चे उधर गए हैं शायद ग्रुप में। शिखा, अंशिका क्लास में हो? ठीक है, सभी है। मेघा को क्लास नहीं मिल रही है ना? ओके ओके अंकिता, ठीक है ठीक है ठीक है। चले अब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए, चीजों की फहरिस्त हाथ में थामे, एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। मां का क्या होगा? इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, मां का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहां फिर से शुरू हो।
पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे। और क्या, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली अब भाई के पास जा रही थी, तुम यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्या बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढना था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे से मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम जो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो, अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित से आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकले तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी दफ्तर उनकी स्त्रियां होंगी, सॉरी देसी अफसर उनकी स्त्रियां होंगी। कोई भी गुस्ल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध से वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली, और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊं पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊं उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा, तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे, पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वुड़ियां हो तो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं।
चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बेका तो कुछ बनकर ही आया हूं, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना, मेरी जीभ जल जाए। बेटा तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए। माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं। वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देंगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूंगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रॉ में बह रहा था जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई थी। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे। सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था। कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसी बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगे लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर मां अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। और मां और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और मां के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि मां को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव ना था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। मां को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। मां हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े लितने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। मां, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। मां ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे।
इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कह कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है। उम्र भर गांव में रही हैं, इसलिए आपसे लजाती हैं। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ। कोई पुराना गीत तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगे तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो। दो पत्थर अनार दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज से कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना ही ना उठता सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लज्जाती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी बहने, हरियाते भागी भरिया है। पंजाबी है ना। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियां गा के मां चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। शामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है। शामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा। आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों की पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों? माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी। जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगी? क्यों? माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है। इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा। बूढ़ी आंखें क्या कर देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब से बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के फुल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुए अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे में बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था।
मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर में भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी अम्मी, माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। शामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूंगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खुलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर शामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। तो जी ये तो थी कहानी, पढ़ ली आपने, सुन लिया आपने अच्छे से। फुलकारी क्या होता है? एक पंजाब से अगर कोई है तो पता होगा आपको। दुपट्टा होता है जिसमें अम, कढ़ाई होती है बहुत सारी, है ना? पूरा वो कढ़ाई से भरा हुआ दुपट्टा होता है, जिसको कहते हैं फुलकारी। और कहानी आपको समझ आ गई है। अब इसमें से कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ पर उसको कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता दिए हैं उनको एक बार देख लेना और नोट्स बना लेना। मैम कहानी का पीडीएफ आप होमवर्क में पढ़ने के लिए दे दिया करो, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइव में समझा दिया करो। इतनी देर से कोशिश करी मेघा, गुड इवनिंग। चले, आपको कौन सी कहानी पढ़नी है? पिता कहानी, ठीक है, ज्ञान रंजन की पिता कहानी आपको पढ़नी है, जो जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी करवा दिए हैं। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मतलब दे दी है मैंने पहले ही पीडीएफ, ठीक है। पिता कहानी और कौन सी कहानी जो हमने कल पढ़ी थी, राजा निर्बंसिया, आधी बची थी वो, तो वो आपको खुद पढ़नी है, ठीक है। जिसमें से क्वेश्चंस ज्यादा आने की संभावना है, हर बार आते हैं, वो कहानियां मैं खुद से आपको पढ़ा रही हूँ।
ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। इसमें से भी क्वेश्चन आया था इस बार और आता ही है हर बार। इस कहानी में से भी इंपॉर्टेंट कहानी है। लेखक इसके प्रेमचंद है। प्रकाशन वर्ष 1933। चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है ये। ईद का चांद, ऐसे याद रख लेना इसको, ठीक है। चांद पत्रिका में प्रकाशित है ईदगाह कहानी। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं किसके? प्रेमचंद के। सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पच्चीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929। ये सारे संग्रह हैं। प्रेम चतुर्थी 1930, सप्त सुमन 1930, कफन, कफन जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है तो 1936 इसका समय है, ध्यान देंगे। अब देखते हैं ईदगाह, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले देखते हैं फिर ईदगाह कहानी को देखेंगे। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। ये पूछा जाता है कि प्रेमचंद की कहानियां किस शीर्षक में संग्रहित है? मानसरोवर शीर्षक में संग्रहित है, ठीक है। 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है, आपको पता ही है। प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ये कथन आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे तो देखा होगा, बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कथन, ठीक है। कि किसका कथन है ये, कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। तो ये प्रेमचंद ने कहा है और बहुत सारे बच्चे निर्मल वर्मा के साथ कंफ्यूज होते हैं इसमें, इस कथन में, तो ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास, सभी उसकी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण वृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि कहानी कैसी होती है, कैसी रचना होती है कहानी की, है ना। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण वृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। मतलब कि उपन्यास जो है वो बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है और उसमें जो मानव का जो संपूर्ण जीवन है वो दिखाया जाता है। लेकिन कहानी में क्या होता है? मनोभाव को, किसी एक मनोभाव को या किसी एक अंग को ही प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य रहता है। उसका चरित्र, शैली और कथा विन्यास सब एक ही भाव को पुष्ट करते हैं। ईदगाह जो है वो बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें हामिद के माध्यम से बालक के मन की सहजता का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। तो बाल मनोवैज्ञानिक कहानी पूछा जाता है, इनमें से कौन सी कहानी है जो बाल मनोवैज्ञानिक है? तो ईदगाह कहानी। आप जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। जिन्होंने पहले पढ़ी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो नए स्टूडेंट हैं उनको अभी पता चल जाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों में ईद के पर्व को लेकर तथा मेले घूमने जाने के लिए उत्साह का वर्णन है। कहानी का मुख्य उद्देश्य गरीबी, लाचारी और बेबसी में बच्चे छोटी उम्र में समझदार व परिपक्व हो जाते हैं। कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? गरीबी, लाचारी और बेबसी में बच्चे छोटी उम्र में समझदार और परिपक्व हो जाते हैं। मतलब ये दिखाना कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि अगर गरीबी हो, लाचारी हो, बेबसी हो तो बच्चा जो है छोटी उम्र में ही समझदार हो जाता है, छोटी उम्र में ही वो बड़ों जैसा बर्ताव करने लगता है। उसकी सोच समझ, विचारधारा सब कैसी हो जाती है? बड़े लोगों जैसी हो जाती है ना, जो मतलब गरीबी में बच्चा पल रहा हो। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है? हामिद। इस कहानी का मुख्य पात्र हामिद है, एक बच्चा है ये, जो मेले में खिलौने और मिठाइयां ना लेकर चिमटा खरीद लाता है। अब वो क्यों चिमटा खरीदता है जबकि वो एक छोटा बच्चा है और उसकी उम्र है खिलौने खरीदने की, मिठाइयां खरीदने की, लेकिन वो चिमटा खरीदता है। तो क्यों खरीद के लाता है वो चिमटा? ये बच्चे की समझदारी, विवेक का सफल चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मतलब कि कितना समझदार है वो बच्चा, क्यों चिमटा खरीदता है वो, जबकि वो छोटा बच्चा है और उसकी उम्र जो है वो खिलौने और मिठाइयां खरीदने की है, लेकिन चिमटा क्यों खरीदता है? अमीना के माध्यम से इस कहानी में विधवा, बेसहारा बूढ़ी के जीवन यापन की समस्या, समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता तथा भ्रष्टाचार आदि समस्याओं को उजागर किया गया इस कहानी में, ठीक है। तो एक विधवा बुजुर्ग है अमीना, ठीक है, बेसहारा बूढ़ी है जिसका कोई भी नहीं है, सिर्फ एक पोता है, उसका नाम है हामिद। तो वो ही उसको पाल रही है बच्चे को और अपना भी किसी तरह से जीवन यापन कर रही है। कहानी के पात्र हैं हामिद और अमीना।
अमीना दादी का नाम है, ध्यान रखेंगे। अन्य पात्र इसके महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये चारों पात्र मतलब आपको याद रखने इनके नाम। हामिद जो है वो मुख्य पात्र हैं, अमीना हामिद की दादी हैं, और ये ईदगाह का एक मेला होता है, एक पर्व होता है, वहां पर ये सारे मिलके मेले में जाते हैं, पर्व में जाते हैं। दादी नहीं है इनके साथ वहां जाती, लेकिन हामिद, महमूद, मोहसिन, नूरी और समी ये सारे ही वहां पर मेले में जाते हैं। ठीक है, तो ईदगाह कहानी हम देखेंगे कि इसमें क्या है। हम्म, ठीक है, तो कल देखेंगे इसको, कहानी को। आगे है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, और भी इस पीडीएफ में बहुत सारी कहानियां हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, और पीडीएफ मैंने दे दी है, कुछ अपडेट और कर रही हूँ पीडीएफ में, तो वो भी आपको साथ साथ में मिल जाएगी। ठीक है, इस कहानी को हम कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया है। अब स्टार्ट कर ले। हम्म, तो जी किसी को कोई सवाल है? कैरेक्टर मैच करने का था क्वेश्चन, ओके। ऐप पे रिकॉर्डेड क्लास शो करता है। आप ऐसा करना, अपना ऐप एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना, मेघा। ठीक है, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? आप ऐप पे ही देखना, एक ऑप्शन होगा कंटेंट का। ठीक है, तो वहां पे ही आपको मिल जाएगी। बाकी मुझे अभी मेरे पास फोन नहीं है, नहीं तो देख के बता देती। तो देख लेना, मिल जाएगी आपको पीडीएफ, मैंने डाल दी है, कल शाम को डाल दी थी। तो जितने भी पीडीएफ है अभी आगे आप पढ़ लेना खुद से, बाकी हम क्लास में कल आगे कहानियों को कंटिन्यू करेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल हम यूट्यूब पे मिलेंगे ना, कल हमारी क्लास यूट्यूब पे है, तो कोई भी कंफ्यूज ना हो। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 3 दिन हमारी क्लास यूट्यूब पे होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐप पे क्लास चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है। तो कल यूट्यूब पे आना है आपको। कितनी क्लासेस हो चुकी हैं ऐप पे? आज तीसरी क्लास है, और 3 क्लासेस पहले यूट्यूब पे हो चुकी हैं। यूट्यूब पे भी आप लाइव क्लासेस में जा करके देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वहां पर मिल जाएंगी, और यहाँ पर भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। टेलीग्राम ऐप सरोज हिंदी फिलर फॉर्म, टेलीग्राम डाउनलोड करके सरोज हिंदी फिलर फॉर्म सर्च करना, सर्च बार में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे जो लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्रीति, अंकिता, अंशिका, मोनिका, अंकिता, शीला, शीला, 2 शीला है हमारी क्लास में, वाह, मेघा। तो ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलेंगे यूट्यूब पर।